अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज हम 10th क्लास का लेक्चर नंबर 17 डिस्कस करेंगे। चैप्टर वही है हमारा, चैप्टर नंबर 11 है होम्योस्टेसिस। और इसमें इस चैप्टर के अंदर हमने अब तक जो बात की है, अब तक हमने बात की है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। एक डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ लिया कि जो प्लांट्स है वो किस तरह से होम्योस्टेसिस करते हैं। अब हम नेक्स्ट डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म की तरफ चलते हैं, होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन बीइंग। कि जो ह्यूमन बीइंग है वो किस तरह से अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल कंडीशंस। तो बेटा अगर होम्योस्टेसिस करनी है तो होम्योस्टेसिस करने के लिए कुछ ऑर्गन्स होंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर। होम्योस्टेसिस परफॉर्म करने के लिए, बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम पे मेंटेन करने के लिए कुछ ऑर्गन्स होंगे। तो जो ऑर्गन्स होम्योस्टेसिस करवाएंगे उनको हम कहते हैं होम्योस्टेटिक ऑर्गन्स। ठीक है, हम तीन का जिक्र करेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर तीन ऑर्गन्स ऐसे हैं जो होम्योस्टेसिस करवाते हैं। ठीक है, हम तीन का जिक्र करेंगे, और भी होते हैं लेकिन हम तीन का जिक्र करेंगे। लंग्स, स्किन एंड किडनी, ये तीन ऑर्गन है हमारे सिलेबस के मुताबिक, हमारी बुक के मुताबिक तीन ऑर्गन्स हैं जो होम्योस्टेसिस परफॉर्म करवाते हैं। लंग्स क्या करते हैं? लंग्स का काम होता है गैसियस एक्सचेंज करवाना। लंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर होती है वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव कर देते हैं और उसको बैलेंस में रखते हैं, उसको बॉडी के अंदर ज्यादा नहीं होने देते। तो इसलिए मैंने लिखा है लंग्स रिमूव द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिमूव कर देते हैं। स्किन के दो मेजर काम है। एक इसका काम होता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, ठीक है। दूसरा इसका काम होता है रिमूव द वेस्ट। स्किन दो काम करती है, एक तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है, ठीक है, और दूसरा ये वेस्ट को रिमूव करती है। कैसे करती है ये इसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। इसके बाद है किडनीज। किडनी का बेटा जो मेजर काम होता है, मेजर फंक्शन इसका होता है यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन बनाना। और यूरिन इसमें किस तरह से बनाना है? बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ब्लड को फिल्टर करना है, ब्लड में से कुछ चीजें फिल्टर कर लेनी है और उनको यूरिन की फॉर्म में रिलीज करना है। और जो चीजें ब्लड में से किडनी ने फिल्टर करनी है उसमें वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड एंड साल्ट्स, ये जो चार चीजें हैं, चार चीजें फिल्टर होंगी ब्लड में से, किडनी इनको फिल्टर करना है और इनको फिल्टर करके यूरिन की फॉर्म में फिर रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो स्किन है, स्किन किस तरह से होम्योस्टेटिक ऑर्गन के तौर पे एक्ट करती है। बेटा अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो स्ट्रक्चरली जो स्किन है, स्किन की दो लेयर्स हैं। एक लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस और एक को कहा जाता है डर्मिस। जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस ये जो हमें बाहर से स्किन की लेयर नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, इसको हम एपी, क्योंकि वर्ड जो एपी होता है, एपी का मतलब होता है आउटर, ठीक है। ये डर्मिस के बाहर आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है और इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती, नो ब्लड वेसल। कि जो मेरे आउटर साइड पे ये वाली जो स्किन की लेयर नजर आ रही है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई ब्लड वेसल नहीं है। अब इसके नीचे अगर हम ऊपर से एक थोड़ी सी स्किन उतारें तो हमें नीचे रेड कलर की स्किन नजर आएगी, रेड कलर की स्किन नजर आएगी। वो जो इनर लेयर होगी उसको हम कहेंगे डर्मस, दैट इज द इनर लेयर। अब बेटा जो डर्मस है, डर्मस के अंदर मुख्तलिफ फीचर्स होंगे। डर्मस के अंदर सबसे पहली चीज उसके पास ब्लड वेसल्स हैं, उसको ब्लड की सप्लाई मिल रही होगी। दूसरी चीज उसके पास सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं। सेंसरी नर्व एंडिंग्स मतलब सेंस ऑर्गन के तौर पे वो एक्ट करती है कि कोई भी हमें कोई टच करता है, हमें पता चल जाता है कि किस चीज ने टच की है, और हमें ये भी पता चल जाता है कि वो टच किस किस्म का है, क्या वो किसी इंसेक्ट का टच है या किसी को थप्पड़ लगाया है, ये भी पता चल जाता है कि किस किस्म का वो टच है, ठीक है। तो वो होती है सेंसरी नर्व एंडिंग्स। वो सेंसरी नर्व एंडिंग्स उसको रिसीव करती है, रिसीव करके ब्रेन तक सिग्नल भेज देती है। उसके बाद स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, हमें जो पसीना आता है, जो हमें पसीना आता है वो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं हमारी स्किन के अंदर, डर्मस के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो पसीना को रिड्यूस करवाते हैं। फिर उसके बाद ऑयल ग्लैंड्स। कुछ लोगों की स्किन ऑयली होती है, स्किन के ऊपर ऑयल आता है, स्किन से ऑयल रिलीज होता है, वो जो ऑयल रिलीज करने वाले होते हैं वो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। हेयर्स, हमारी स्किन के अंदर बाल भी हैं और वो डर्मस के साथ अटैच होते हैं। तीसरी सबसे लास्ट जो चीज है वो है फैट सेल्स, फैट्स, लिपिड्स भी होंगे। अब अगर हम स्किन के काम की बात करें तो बेटा हमने डिस्कस किए हैं दो, लेकिन पढ़ने हमने तीन हैं। यहाँ मैंने दो डिस्कस किए हैं लेकिन फंक्शन हम तीन पढ़ेंगे स्किन के। सबसे जो पहला फंक्शन है
हुआ मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, कि स्किन बॉडी के टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन करती है। जो फैट सेल्स हैं वो इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करते हैं। जैसे आपको पता है कि जो लिपिड्स होते हैं वो किसी भी चीज को अपने में से गुजरने नहीं देते, ठीक है। सिंपल सी मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर हमने, अब इंसुलेटर का क्या काम होता है, इंसुलेटर जो इंटरनल हीट है उसको बाहर नहीं जाने देता और बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देता। जैसे अगर हमने कमरे के अंदर एयर कंडीशन लगवाना है तो एयर कंडीशन लगवाने से पहले हम छत के ऊपर सीलिंग करवाते हैं। छत के ऊपर सीलिंग करवाई जाती है ताकि जो कमरे का जो टेम्परेचर है, जो एयर कंडीशन लगेगा उसकी जो कूलिंग है वो बाहर ना जाए और ऊपर से छत से सूरज की जो हीट है वो अंदर ना आए, ठीक है। तो ये जो फैट सेल्स होते हैं इसी तरह से इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करते हैं। ये बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देते और अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देते, ठीक है। और मसल्स जो होते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उन मसल्स के साथ जो हेयर अटैच होते हैं वो ऊपर की तरफ उभर जाते हैं। जैसे यहाँ पे स्किन के मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो हेयर्स होंगे ऊपर की तरफ उभर जाएंगे। जब इन्होंने ऊपर की तरफ उभरना है, ऊपर की तरफ जब उठना है तो ऊपर की तरफ उठने से जो चीज बनेगी उसको हम कहेंगे गूज बम्प्स। गूज बम्प्स उर्दू में इनको कहते हैं रोंगटे। जैसे हम कहते हैं कि ये रोंगटे खड़े हो जाना, उर्दू में इनको रोंगटे कहते हैं। बाल ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। जब बाल ऊपर की तरफ उठते हैं तो यहाँ पे ये जो स्पेस बनती है, ये जो स्पेस बनती है, स्पेस के अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। स्पेस में जब एयर ट्रैप होगी तो वो वार्म एयर होगी और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड फंक्शन है कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट कि जो स्किन है वो कूलिंग इफेक्ट की कॉज करती है। कैसे? जब हमें पसीना आता है, जब हमें पसीना आता है तो पसीना जब स्किन के बाहर आता है तो जब उसके ऊपर जब हवा पड़ती है तो आपको पता है, आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि एवापोरेशन कॉज कूलिंग। एवापोरेशन कॉज कूलिंग। स्किन के ऊपर जो पसीना होता है वो पसीना जब एवापोरेट होता है तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं। तो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रहने की वजह से बॉडी का टेंपरेचर कम हो जाता है और हमें कूलिंग महसूस होती है। तो इसलिए जो स्किन है वो कूलिंग इफेक्ट भी कॉज करती है। तीसरा फंक्शन रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, कि स्किन ने मेटाबॉलिक वेस्ट किस तरह से रिमूव करना है। स्वेट, जो पसीना होगा, पसीने के जरिए से ही मेटाबॉलिक वेस्ट भी रिमूव होगा। अब उस पसीने के अंदर क्या होगा? उस पसीने में वाटर होगा, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा और साल्ट्स होंगे। ये तीनों की जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं और इसको स्वेट के जरिए से, पसीने के जरिए से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा होम्योस्टेटिक ऑर्गन है लंग्स। अब लंग्स ने किस तरह से होम्योस्टेसिस परफॉर्म कर दी, यहाँ पे तो हमने बात की कि ये रिमूव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। कैसे करते हैं उस चीज को डिस्कस करते हैं। जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं, बॉडी के सेल्स एनर्जी लेने के लिए, बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो एनर्जी लेने के लिए ग्लूकोज को तोड़ते हैं और ग्लूकोज को तोड़ने का अमल कहलाता है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जो बॉडी के सेल्स होंगे वो रेस्पिरेशन करेंगे। जब रेस्पिरेशन होती है, ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज के टूटने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनेगी। बेटा वो जो CO2 है वो CO2 एंटर होगी टिश्यू फ्लूइड में। अब टिश्यू फ्लूइड से वो CO2 निकलेगी, फिर वो एंटर हो जाएगी ब्लड के अंदर, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड से निकलेगी, निकल के वो एंटर हो जाएगी ब्लड में। ब्लड उसको लेकर चला जाएगा लंग्स तक। जो लंग्स होंगे, लंग्स उसको फिर रिमूव कर देंगे एक्सटर्नल एयर में। जब एक्सहेलेशन और इनहेलेशन होगी, जब एक्सहेलेशन होगी तो एक्सहेलेशन में लंग्स क्या करेंगे, उसके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है उसको वो क्या कर देंगे, उसको वो रिमूव कर देंगे। अब बात रह जाती है टिश्यू फ्लूइड की और ब्लड की। टिश्यू फ्लूइड की और ब्लड की। बेटा जो ब्लड होता है ना, ब्लड तो होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड तो होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, लेकिन ये जो टिश्यू फ्लूइड है, ये जो टिश्यूज के अंदर, सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। अगर इसकी कंपोजिशन देखें, आपकी बुक में नहीं लिखी हुई लेकिन मैं लिख देता हूं। इसकी जो कंपोजिशन है, अगर हम ब्लड की बात करें, ब्लड के पास आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, लेकिन इसके पास किसी किस्म का कोई भी ब्लड सेल नहीं होते। नो आरबीसी, नो आरबीसी, किसी किस्म के रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल या प्लेटलेट्स नहीं होते। दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि जो टिश्यू फ्लूइड होता है ये बनता कब है? टिश्यू फ्लूइड कब बनेगा? जब ब्लड की फिल्ट्रेशन होगी। जब ब्लड फिल्टर होगा तो ब्लड की फिल्ट्रेशन के दौरान ये बनेगा। तो इसको हम कहेंगे इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग ब्लड फिल्ट्रेशन। ये ब्लड की फिल्ट्रेशन के दौरान बनता है। और तीसरी चीज
जो टिश्यू फ्लूइड है इसके अंदर वेस्ट मटेरियल ज्यादा होगा, ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल ज्यादा नहीं होता, लेकिन जो टिश्यू फ्लूइड है इसके अंदर वेस्ट मटेरियल ज्यादा होगा। ठीक है, तीसरा ऑर्गन है किडनी, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटा आप क्वेश्चन कर सकते हो, ताकि आपको उसका प्रॉपर आंसर दिया जाए। और बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। अल्लाह हाफ़िज़।